हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आईपीसी का एक टॉपिक मैं लेके आपके सामने आया हूं और वो है एस्ट्रोशन यानी कि उद्यापन, जिसे आईपीसी के सेक्शन 383 में डिफाइन किया हुआ है। और जब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, ये डेफिनेशन कहता है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other। यानी कि यहाँ पे इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है, रखता है, लेकिन वो क्षति किसकी होगी? वो क्षति उसी व्यक्ति की हो सकती है या उससे इंटरेस्टेड, उससे हितवत किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। अब यहां पर ज्यादा से ध्यान देंगे कि हुएवर इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब इंटेंशनली यानी कि साक्ष्यपूर्ण तरीके से आपका आशय था किसी व्यक्ति को क्षति के भय में रखने का। whoever intentionally puts any person into fear of any injury। लेकिन वो इंजरी किसकी होनी थी? किसकी इंजरी करने के लिए हमने आपको भय में डाला है? जिस व्यक्ति को भय में डाला है, हम उसी व्यक्ति की इंजरी करने की बात कर रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति की। लेकिन अब बात यहां पर यह आती कि हम आपको किसी भय में क्यों डाल रहे हैं? हम भय में इसलिए डाल रहे हैं, लिखा है आगे, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन सो पुट इन फियर to deliver to any person, any property or valuable security or sealed or signed, anything sealed or signed which may be converted into valuable security। यानी कि अब जरा इस बात को आप ध्यान देंगे कि यहां पर हम आपको किसी क्षति के भय में डाल रहे हैं और वो क्षति किसकी होगी? या तो उसी व्यक्ति की होगी, टू दैट पर्सन, और टू एनी अदर, या किसी अन्य व्यक्ति की होगी। और ठीक है, अब हमने आपको भय में डाला तो है, लेकिन उससे हम चाहते क्या हैं? और लिखा हुआ है एंड डियर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग सील्ड और साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। यानी कि सेक्शन 383 आईपीसी ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में साक्ष्य डालता है और तद द्वारा भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसी वस्तु जो हस्ताक्षरित और मुद्रांकित है लेकिन जिससे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्यापन करता है, यह कहा जाता है। और इस बात को भी आप ध्यान रखना कि जहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर इंटेंशनली, एक पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहां पर जो ये वर्ड आ रहा है इंटेंशनली, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये मेंस क्रिया को डिनोट कर रहा है। यानी कि यहां पर हम आपकी मन स्थिति की बात कर रहे हैं। यदि आप डिसऑनेस्टली किसी व्यक्ति को क्षति के भय में रखते हैं तो ये एक्सटॉर्शन तभी माना जाएगा। यानी कि हम आपका यहाँ पर दुराशय या मेंस्ट्रिया देखेंगे, आपका क्रिमिनल इंटेंट देखेंगे। यदि आपका इंटेंशनली आपने ऐसा काम नहीं किया है तो ये एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में नहीं जाएगा, अदरवाइज ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है इसको आईपीसी के सेक्शन 30 में डिफाइन किया हुआ है, तो ये डेफिनेशन भी आप साथ ही साथ देख लेंगे। तो सीधी सी बात यहां पर उद्यापन की है। एक इलस्ट्रेशन में आपके सामने लेके आ रहा हूं। यदि ऐसा होता कि मैं एक न्यूज़पेपर का पब्लिशर हूं और मैं आपको इस बार का थ्रेट दे रहा हूं कि मैं आपको क्षति के भय में डालूंगा, या तो खुद आपकी ही क्षति की जाएगी या किसी और व्यक्ति की, तो मैं आपको ये धमकी दे रहा हूं कि यदि आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ न्यूज़पेपर में एक डेफेमेटरी पब्लिकेशन करूंगा, मैं एक मान हानिकारक प्रकाशन करूंगा। तो क्या ये एक्सटॉर्शन माना जाए या ना माना जाए? तो इसे 383 की डेफिनेशन ये पूरी कर रहा है और ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक बात और मैं आपको समझा दूं कि जब इसमें लिखा हुआ है कि whoever intentionally puts any person in fear of injury, तो यहां पर बात आ रही है इंजरी की, तो इस बात को भी ध्यान देंगे। इंजरी यानी कि क्षति। और जब हम इंजरी की बात करते हैं तो इंजरी को सेक्शन 44 में डिफाइन किया हुआ है। और यहां पर जो इंजरी है, इंजरी से मतलब किस चीज की इंजरी? तो उस इंजरी में जब हम सेक्शन 44 को पढ़ते हैं तो ये इंजरी पर्सन यानी कि बॉडी की भी हो सकती है, ये इंजरी प्रॉपर्टी की भी हो सकती है,
और इंजरी में माइंड और रेपुटेशन भी आता है, रेपुटेशन भी आता है। यानी कि यहां पर 4 चीजों की क्षति में से कोई भी क्षति हो, यानी कि शरीर, संपत्ति, मन या ख्याति, यदि इनमें से किसी भी बात की क्षति करने की हम आपको धमकी देते हैं, हम आपको धमकी नहीं, यानी कि हम आपको क्षति के भय में डालते हैं, और तब क्षति के भय में डाल के हम आपसे कहते हैं कि भाई आप हमें कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसी चीज जिसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को वो डिलीवर कीजिए। तो ये हमने आपके ऊपर किया है एक्सटॉर्शन। और मैं भी आपको बता दूं कि जनरली अब मेंस में एक प्रॉब्लम पूछी जाने लगी है, जो मैं आपके सामने डिस्कस भी कर रहा हूं, जनरली मेंस में पूछा जाता है एक्सटॉर्शन के ऊपर। सपोज ऐसा हो कि एक चीफ मिनिस्टर, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, वो एक उद्योगपति को ये धमकी देते हैं कि यदि आपने हमारे पार्टी फंड में 10 लाख रुपए डोनेट नहीं किए तो आपका जो आप इंडस्ट्री चला रहे हैं उसका लाइसेंस हम रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और इस बात को लेके सपोज उस उद्योगपति ने हमारे पार्टी फंड में 10 लाख रुपए दे भी दिए, तो क्या ये बताइए, क्या ये एक्सटॉर्शन माना जाए? क्या ये जो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने आपको इंड्यूस किया कि आप हमें कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप हमारी पार्टी फंड को दीजिए, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका लाइसेंस, जो आपकी इंडस्ट्री चल रही है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी 383 की प्रॉब्लम है, ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा। अब साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी जनरली पूछ लिया जाता है कि जो एक्सटॉर्शन और जो थेफ्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जरा इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो चोरी है या थेफ्ट है उसको सेक्शन 378 में डिफाइन किया हुआ है, और यदि हम 378 को देखें तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वहां पर डेफिनेशन कहता है कि हुएवर यानी कि यही बात कह रहा है कि 378 में समझ लेते हैं, ये कह रहा है कि जो कोई बेईमानी का आशय रखते हुए कोई जंगम संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking commits the offense of theft, commits theft। यानी कि ये कह रहा है कि जो कोई, अब ध्यान देते हैं, यदि हम चोरी की बात करते हैं तो चोरी की डेफिनेशन में 5 एसेंशियल एलिमेंट आपके सामने आते हैं, और उन 5 एसेंशियल एलिमेंट में क्या है? पहली बात आ रही है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, जो चोरी की जाएगी, जो थेफ्ट किया जाएगा वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है। दूसरी बात, वो जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो किसी व्यक्ति के पजेशन में होना चाहिए, कब्जे में होना चाहिए। ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पजेशन होना चाहिए, और उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना वो चीज मूव कराई जानी चाहिए, हटाई जानी चाहिए, तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी किया है। Whoever intending to take dishonestly, पहली बात, any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property, commits theft, तो वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। लेकिन अब मसला यहां पर यह आता है कि एक एक्सटॉर्शन और जो थेफ्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो पहले इस बात को आप जान लीजिएगा कि यहां पर जनरली 3-4 आपके सामने डिफरेंस आ रहे हैं, इस बात को पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहली बात है, जो एक्सटॉर्शन किया जाता है वो किसी भी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो चल हो या अचल हो। लेकिन जैसा हम अभी 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन देख रहे थे, जो चोरी है वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की ही हो सकती है, चल संपत्ति की ही हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। तो पहला डिफरेंस आप देख पा रहे हैं चोरी में और एक्सटॉर्शन में। तो चोरी में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सटॉर्शन में मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। अब जरा यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट में जो ऑफेंडर, जो अपराधी होता है, जो रॉन्ग डूअर होता है, वो उस संपत्ति को खुद हटाता है, खुद ले जाता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक्सटॉर्शन में जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो खुद अपनी प्रॉपर्टी, जो रॉन्ग डूअर है
उसको डिलीवर करता है। चोरी में जो ओनर है, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, वो कोई चीज डिलीवर नहीं करता, लेकिन एक्सटॉर्शन के मामले में जो ओनर है, जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी थी, वो खुद रॉन्ग डूअर को वो प्रॉपर्टी डिलीवर करता है। तीसरी बात यहां पर जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो एक डिफरेंस यहां पर यह भी आता है कि आप देख रहे हैं, जब मैं चोरी की बात करता हूं तो चोरी पे जो रॉन्ग डूअर होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर उसे कोई ना तो थ्रेट देता है, ना कोई धमकी देता है, ना वहां पर कोई इंजरी का कंटेंट होता है, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती। यानी कि वहां पर चोरी करने में ना कोई फोर्स यूज किया जाएगा, ना थ्रेट यूज किया जाएगा, ना कोई इंड्यूसमेंट होता है। लेकिन यहां पर आप एक्सटॉर्शन की बात करें तो पहली लाइन में आपको समझ में आ रहा है कि हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, यानी कि एक्सटॉर्शन के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट ये है कि एक्सटॉर्शन के मामले में यदि मैं रॉन्ग डूअर हूं तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति के भय में साक्ष्य डालता हूं, और तब यहां पर फियर होना चाहिए, लेकिन थेफ्ट के मामले में ऐसा फियर होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें एक डिफरेंस हमें और देखने को मिलता है कि चोरी के मामले में, थेफ्ट के मामले में जब हम आपकी प्रॉपर्टी लेके जाते हैं तो यहां पर आपकी कंसेंट नहीं होती। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी कि यहां पर जिस व्यक्ति के पोजेशन में वो संपत्ति होती है उसकी कंसेंट हम नहीं लेते हैं। रॉन्ग डूअर के पास उसकी कंसेंट नहीं होती है और बिना कंसेंट की वो चीज मूव कराई जाती है। लेकिन एक्सटॉर्शन के मामले में, यस, एक्सटॉर्शन के मामले में भी देखा जाए तो एक तरीके से कंसेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम रॉन्गफुली, सदोषपूर्वक उस व्यक्ति की जिसकी वो प्रॉपर्टी थी या जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी थी, हम रॉन्गफुली उसकी कंसेंट ले लेते हैं। तो जनरली ये आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सटॉर्शन का, तो साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो एक्सटॉर्शन है वो क्या होता है, उसे कहां डिफाइन कर रखा है, और साथ ही साथ एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका न केवल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो होगी, हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम आपको रॉबरी की डेफिनेशन समझाएं, तो हम देखें कब एक थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है और कब एक एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू सो मच।